लेट्स स्टार्ट। सो हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया कंप्लीट। अब हमारा आखिरी सेक्शन है जिसका नाम है स्पेस फिजिक्स। और ये कह लो कि मेरा ओ लेवल्स में सबसे पसंदीदा सेक्शन था, बिकॉज मेरा बहुत इंटरेस्ट है ये यूनिवर्स, प्लैनेट्स, ऐसी चीज़ों में। सो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपका भी इंटरेस्ट उतना ही डेवलप करें। नो, बहुत छोटा है, आई गेस 5 to 6 क्लासेस में ख़त्म हो जाएगा। और जब हम ये कर लेंगे ना तो इसके बाद हमारा एक छोटा सा पार्ट रहता था ओ लेवल्स का जो हमने नहीं किया था, और वो हम इसके बाद करेंगे, जो कि आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और लेंसेस। ये दो चीज़ें रहती हैं। ये करने के बाद फिर हम लोग करेंगे ईयरली पास पेपर्स और साथ साथ रिविजन फॉर दोस्त हु डोंट नो। ठीक है, इसी क्लास के बिल्कुल बाद 9 से 10 हमारी डेमो क्लास होगी क्रैश कोर्स की, जिसमें हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। तो अगर किसी ने ज्वाइन करनी हो तो कर सकता है। ओके, अच्छा, अब आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कि ग्रेविटी क्या चीज़ होती है। अभी तक हमने फोर्सेस के चैप्टर में जहाँ पर भी ग्रेविटी का लफ्ज़ सुना है, ग्रेविटी का लफ्ज़ सुन के हमारे माइंड में सिर्फ अर्थ ही अर्थ आती है, कि अर्थ जो है हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं या अर्थ के अराउंड जो मून रिवॉल्व कर रहे हैं, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की ही वजह से है। समझाता हूँ। पहले ये समझो कि भाई हर मैस जो है ना वो दूसरे मैस को अट्रैक्ट करता है। एवरी मैस अट्रैक्ट्स अदर मैसेस। लेकिन यहाँ पर जो मैं मैस की बात कर रहा हूँ ना, वो मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ना ही आपकी बात कर रहा हूँ। हमारा मैस कितना हो जाएगा? 70 kg, 100 kg, 200, 300, 400, 500 तक ले जाओ। मैं बात कर रहा हूँ बहुत बड़े बड़े मैसेज की। फॉर एग्जांपल सन, अर्थ, स्टार्स, बहुत बड़े प्लैनेट्स, बहुत बड़े स्टार्स, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। हम भी अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हमारा इफेक्ट बहुत कम है एज कम्पेयर टू अर्थ एंड अदर ह्यूज मैसेस। ठीक है, अब देखो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन मैसेस, इसको कहा जाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब क्योंकि अर्थ पे पड़ी हर चीज़ एक मैस है, इवन जो हवा के मॉलिक्यूल्स है ना वो भी एक मैस है, तो अर्थ उन सब मैसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। जितना बड़ा मैस होगा उतनी ज़्यादा ये फोर्स होगी। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। हम लोगों ने इनर्शिया में क्या पढ़ा था? याद है हम लोगों ने शुरू में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था फोर्सेस, मैस, वेट एंड डेंसिटी। और उस मैस, वेट एंड डेंसिटी के चैप्टर में हमने एक चीज़ पढ़ी थी जिसे कहा जाता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या कहती है? इनर्शिया ये कहती है कि एक मैस जो है, अगर वो चल रहा है ना तो हमेशा सीधा चलना चाहेगा कांस्टेंट स्पीड से। राइट? तो अगर सोचो ज़रा, अगर सन ना होता, अगर आपका सन ना होता तो जितने भी प्लैनेट्स इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं ना, वो रिवॉल्व ना करते, वो हमेशा सीधे ही चलते रहते। राइट? हमने पढ़ा है ना कि जब एक चीज़ सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो उसको सर्कुलर मोशन में मूव करवाने के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड होती है, और उस फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना? तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स सन की एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है, जो जिसकी वजह से प्लैनेट्स इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ये फोर्स जो है ना उनकी स्पीड को तो इफेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन उनकी डायरेक्शन को इफेक्ट कर रही है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये हर प्लैनेट जो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज कर रही होती है हर पॉइंट के ऊपर। ठीक है, समझ आया? ये चीज समझ आई कि कैसे सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सारे प्लैनेट इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। इज इट क्लियर? कंफर्म करो, शाबाश। ठीक है, मरियम को समझ आ गया। ओके, और कौन है क्लास में? सारा को समझ आ गया, ऑलराइट। ओके, मनी से आप बताएं, आपको समझ आया? ठीक है, जैन को भी समझ आ गया, ऑलराइट, ठीक हो गया। नाउ it is the gravitational force of sun due to which all the planets are orbiting around it. As without this force, the planets may move straight forever. अगर ये फोर्स ना होती तो आपके जो प्लैनेट्स होते हैं ना वो हमेशा सीधा मूव करते रहते, हमेशा सीधा मूव करते रहते। ठीक है,
अब आते हैं ऑर्बिटल स्पीड ऑफ प्लैनेट्स। ऑर्बिटल स्पीड किसे कहते हैं? हमें पता है कि सन, हमारी अर्थ जो है वो बेचारी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, और मून हमारी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अब किस स्पीड से अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, या फिर किस स्पीड से मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उस स्पीड को कहा जाता है ऑर्बिटल स्पीड। और ये कैसे निकाली जाती है देखते हैं। ठीक है, द स्पीड बाय विच वन ऑब्जेक्ट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अदर ऑब्जेक्ट, लाइक मून्स आर ऑर्बिटिंग अराउंड द प्लैनेट्स और प्लैनेट्स आर ऑर्बिटिंग अराउंड द स्टार्स। ठीक है, अब ये कैसे निकाला जाता है देख लो। ओके, स्पीड कैसे निकालते हैं? अच्छा, तो हमें पता है भाई स्पीड को रिप्रेजेंट किया जाता है v से, राइट। स्पीड कैसे निकालते हैं? स्पीड निकालते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट किया जाता है अपॉन टाइम। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द डिस्टेंस इक्वल टू, जो डिस्टेंस हमारी अर्थ एक साल में कंप्लीट करती है, व्हाट इज दैट डिस्टेंस इक्वल टू? सोचते हैं, ये हमारी अर्थ है और एक साल में ये अर्थ का पूरा एक चक्कर लगाती है, पूरा एक चक्कर लगाती है। तो एक चक्कर लगाने के बाद इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट, राइट। जो डिस्टेंस हमारी अर्थ कवर करेगी वो इक्वल होगा सर्कमफेरेंस के, इसके ऑर्बिट का जो सर्कमफेरेंस है उसके इक्वल होगा, है ना। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। डिस्टेंस क्या होगा? 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट। ओके, अगर टाइम की बात की जाए तो एक चक्कर के लिए अर्थ को कितना टाइम लग रहा है, हमें वो टाइम चाहिए, है ना। ये डिस्टेंस कौन सा है? एक चक्कर में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, विच इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस। और टाइम कौन सा लेंगे? टाइम वो लेंगे जो इस अर्थ को लगेगा पूरा एक चक्कर लगाने में, विच इज 365 डेज। और एक चक्कर लगाने के लिए जो टाइम लग रहा है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, तो मैं यहाँ पे बड़ा टी लिख देता हूँ। तो इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे? अपनी ऑर्बिटल स्पीड निकालेंगे। ठीक है, समझ आया सबको? क्या सबको ये समझ आया? हाउ टू फाइंड ऑर्बिटल स्पीड ऑफ प्लैनेट्स। एग्जाम्पल करते हैं, टेंशन नहीं लो, बस बताओ समझ आया कि नहीं। ओके, जैनब को समझ आ गया, ऑलराइट। मरियम, मनी से सर हाउ विल वी गेट आर, वो आपको गिवन होगा एग्जाम के अंदर, वो आपको एग्जाम में गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाएगा बताओ द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ मून, और आपको दिया जाएगा कि अर्थ के कोर से लेके मून तक का जो डिस्टेंस है वो ये है। इन मोस्ट केसेस, बल्कि हर बारी वो आपको कभी भी सर्कमफेरेंस नहीं देंगे, वो हमेशा आपको रेडियस देंगे। बहुत रेयरली होगा कभी सर्कमफेरेंस की ना गिवन हो, वरना वो आपको रेडियस देंगे, रेडियस से आप सर्कमफेरेंस निकालोगे, फिर उसको आप टाइम से डिवाइड करोगे। ठीक है, टू कैलकुलेट द स्पीड वी यूज द फॉर्मूला 2 पाई आर अपॉन टाइम। ये टाइम क्या है? टी है, टाइम पीरियड। वी टेक डिस्टेंस ऑफ दिस सर्कुलर ऑर्बिट, जो कि सर्कमफेरेंस के बराबर है। वी टेक द टाइम एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स टू कंप्लीट दिस ऑर्बिट। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका अर्थ है और ये आपका, सॉरी, ये आपका सन है और ये आपकी अर्थ है। ठीक है, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। जो अर्थ का ऑर्बिट है ना वो सर्कुलर नहीं है, यू गाइस नो दैट। जो अर्थ का ऑर्बिट है ना वो सर्कुलर नहीं है, वो क्या है? जो अर्थ का ऑर्बिट है वो नियरली सर्कुलर। क्या है? नियरली सर्कुलर, नियरली सर्कुलर। अब इसका मतलब क्या है? इलिप्टिकल है। अब इलिप्टिकल क्या होता है बताता हूँ। ऐसे अज्यूम करो ये एक सर्कल है ना, ये प्रॉपर सर्कल है। अगर आप इस सर्कल को थोड़ा दबा दो तो इस तरह का ऑर्बिट है। ठीक है, इलिप्टिकल है मतलब दबाया हुआ है दोनों साइड से थोड़ा सा, तो नियरली सर्कुलर है, याद रखना। एग्जाम में आ सकता है कि अर्थ का, एमसीक्यू में आ सकता है कि अर्थ का ऑर्बिट कैसा है, सर्कुलर है, नियरली सर्कुलर है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये आ सकता है। ठीक है, अच्छा चलो भाई अब निकालते हैं स्पीड। अब निकालते हैं स्पीड, निकालते हैं। ठीक है, ये ठहर जाओ। चलो एक एग्जांपल करते हैं, सिर्फ जस्ट एन एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है,
एज्यूम करो कि आपका अर्थ से लेके जो सन तक का डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस मैं आपसे कहता हूँ, ये आपके पास है 15, रैंडम वैल्यू लेते हैं, 150,000,000 किलोमीटर्स। ये है डिस्टेंस आपका अर्थ से लेके सन तक। ओह आई एम सॉरी, लेट मी फिक्स दैट, सॉरी सॉरी फॉर दैट, मैं सही कर रहा हूँ अभी। इज इट विजिबल नाउ, बताओ। ओके आपसे कहा जाता है कि भाई अर्थ से लेके सन तक का जो डिस्टेंस है वो ये है, आपको गिवन है। ओके और आपसे कहा जाता है कि भाई अर्थ को टाइम आपको पता है कितना लगता है, चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है वो है 365 ईयर्स। और मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे स्पीड चाहिए किस पे, मुझे ऑर्बिटल स्पीड निकाल के दो डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर्स पर सेकंड में निकाल के दो। निकाले आ जाओ। तो हमें क्या पता है, देखो यहाँ पे हमें पता है कि भाई स्पीड जो है ना, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू 2πr डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखो सर इट टेक्स 365, ओ आई एम सॉरी 365 डेज, बिल्कुल 365 ईयर्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी आउट। ठीक है तो डिस्टेंस हमारे पास किलोमीटर्स में है और टाइम हमारे पास डेज में है। डिस्टेंस हमें चाहिए मीटर्स में और टाइम चाहिए सेकंड्स में। तो पहले हम ये कन्वर्जन करते हैं, पहले क्या करते हैं, पहले कन्वर्जन करते हैं। ठीक है तो किलोमीटर्स में से अगर आपने जाना है मीटर्स में, तो आप क्या करते हो, आप मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हो, है ना, क्या करते हो, मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हो। तो 150,000,000,000 एंड देन अगेन 000 मीटर्स। और अगर मैं चाहूँ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं आसानी के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1.5 इंटू 10 पावर 11 मीटर्स, ये डिस्टेंस आ गया हमारा। अब लेट्स कन्वर्ट टाइम इंटू सेकेंड्स। ठीक है टाइम कितना है, 365 डेज है। डेज को पहले आवर्स में करेंगे, कैसे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो यहाँ से हमारे पास टाइम आवर्स में आ गया। और अब हमने मिनट्स में करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेकेंड से करना है तो फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वैल्यू आपके पास बहुत बड़ी सारी वैल्यू आ जाएगी, बट लेट्स फाइंड आउट। ठीक है सो इट विल बी 365 into 24 into 60 into again 60 gives you 31536,000, 31536,000। इसको भी डालते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, 1 2 3 4 5 6 7, 3.1536 इंटू 10⁻⁷ ये आ गया आपका टाइम, किसके अंदर, सेकंड्स के अंदर। अब लेट्स फाइंड आउट द स्पीड। अब स्पीड कैसे निकालेंगे, देख लो दोबारा यहाँ पे। स्पीड निकालने के लिए हमें चाहिए 2πr। ये जो डिस्टेंस निकाला है ना, ये सर्कमफेरेंस नहीं, याद रखना, ये डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से लेके सन के सेंटर तक, यानी रेडियस। 2πr रेडियस कितना है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स। ठीक है और आपका टाइम कितना है, 3.1536 इंटू 10⁻⁷ एंड ये आपको दे देगा वेलोसिटी मीटर्स पर सेकंड के अंदर। समझ आया। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, ये सवाल बहुत आसान था लेकिन मैं अपने एग्जाम में गलत कराया था, और वो सिर्फ इस वजह से कि मेरा एक जीरो कम डल गया। मेरी बात सुन रहे हो, बात सुन रहे हो मेरी। एग्जाम में मैं सवाल गलत कराया सिर्फ इस वजह से कि एक जीरो कम डल गया। ये गलती आपके साथ भी हो सकती है। तो इससे कैसे निपटा जाए, बेहतर ये है कि अपने आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना, क्योंकि जब इतनी बड़ी वैल्यूज दिख रही होती है ना, इतने सारे जीरोस डाल रहे होते हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एक आधा जीरो खा जाओ, और अगर खा गए तो नतीजा बहुत ख़राब आता है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी बड़ी वैल्यूज़ के साथ कैलकुलेशंस कर रही हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू ले लेना, इसका फ़ायदा होता है। ठीक है ऑलराइट, आई होप यू गाइस आर एबल, लाइक will be able to find the orbital speed. We'll do a lot of example, बाकी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन ये समझ आ गया कॉन्सेप्ट कि हाउ टू फाइंड ऑर्बिटल स्पीड। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप करनी है, आराम से करनी है। अगर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो यू कैन गिव इन मीटर्स पर सेकेंड और किलोमीटर्स पर आवर।
लेकिन अगर बताया हुआ है कि मीटर्स पर सेकंड में देनी है तो मीटर्स पर सेकंड में ही देनी है, अगर किलोमीटर्स पर आवर का कहा हुआ है तो उसमें ही देनी है, ठीक है। ऑलराइट, अब देखो जब प्लैनेट्स अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनके अंदर दो टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती हैं। पहला होता है काइनेटिक एनर्जी बिकॉज दे आर मूविंग, और दूसरा होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि सब प्लैनेट जो हैं वो सन की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पड़े होते हैं। तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक मिनट देना। ओके, अब आती है एक नई चीज जिसे कहा जाता है लाइट ईयर। देखो बात यह है कि यूनिवर्स में जो डिस्टेंसेस हैं वो इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि किलोमीटर जो है ना वो यूनिट बहुत छोटा है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि साइंटिस्ट ने एक ऐसा यूनिट बना लिया जो कि अप्रोप्रिएट है। बताता हूँ कैसे है। अब जैसे आपने ऊपर देखा कि डिस्टेंस कितना बड़ा था, राइट, कितना बड़ा डिस्टेंस था। इतने बड़े डिस्टेंसेस के साथ कैलकुलेशंस करना, उनको बार बार लिखना और निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग मीटर्स और किलोमीटर्स हम लोग यूज़ करते हैं लाइट ईयर। व्हाट इज़ लाइट ईयर? लाइट ईयर बेसिकली इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। क्या है? इट इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अगर लाइट सीधी जाती रहे 1 साल तक तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसे लाइट ईयर कहा जाता है। ओके, in space, the distances are so huge that we can't measure them in kilometers. That's why for distances we use a unit known as light year. अब let's find out. निकालते हैं, ठहरो मैं इसको ज़रा रिमूव करता हूँ, फिर ज़रा दोबारा फाइंड करते हैं, ठीक है। एक मिनट और, चलो जी। अब देखते हैं कि अगर लाइट 1 साल तक सीधी जाती रहे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। किसी को लाइट और स्पीड ऑफ लाइट याद है? किसी को स्पीड ऑफ लाइट याद है? बताओ। What is the speed of light? You are expected to remember that. Okay. Alright. शाबाश, ठीक हो गया। शाबाश। स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। ओके। और अब बात करते हैं टाइम की। एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं? देखो, एक साल में होते हैं आपके पास 365 डेज होते हैं, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 1 घंटे के अंदर जो है वो 3600 सेकेंड्स होते हैं, 3600 सेकेंड्स होते हैं। अब मुझे चाहिए डिस्टेंस, कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। क्या मैं निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। मुझे ये सिखाया गया है कि भाई वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करो, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, इट विल गिव यू डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए वेलोसिटी इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम कितना है आपके पास? लेट मी फाइंड आउट फॉर यू गाइस, ठीक है। तो 36 है, 365 डेज होते हैं, इंटू 24 इंटू 3600। ठीक हो गया? ऑलराइट। अच्छा, एक कैलकुलेटर में ना एक फीचर होता है, वो भी देख लो ज़रा। तो 3 × 10⁸, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 315 and 3600, 315 3600। ओके, सो ये देखो,
मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हो ENG लिखा हुआ है, ये ENG। अगर आप कैलकुलेटर में इसको दबाते हो ना तो फिर आपका जो आंसर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में खुद ब खुद ही आ जाता है, देख रहे हो। ठीक है, तो 9.5 तकरीबन तकरीबन 9.5 इंटू 10⁻14 मीटर्स कवर करेगी लाइट। एक लाइट ईयर कितने के बराबर है? एक लाइट ईयर बराबर है 9.5 इंटू 10⁻14 मीटर्स। ठीक है, और जो सन के बाद सबसे करीब स्टार है ना अर्थ से, वो तकरीबन 3 लाइट ईयर्स दूर है। पता है आपको कि अगर लाइट 3 साल तक सीधी जाती रही ना, लाइट की स्पीड से कोई चीज़ जाती रही तो 3 साल बाद वहाँ पहुँचेगी। क्या ये चीज़ सबको समझ आ गई? बताओ, क्या ये चीज़ सबको क्लियर है? लाइट ईयर, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, लेट्स मूव अहेड। पहले डिटेल वापस ले आते हैं, चलो ठीक हो गया। ओके, तो ये देखो कितना बड़ी वैल्यू है। अब इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे बहुत बड़ी हो जाएगी। कितनी बड़ी वैल्यू है। अब इतनी बड़ी वैल्यू के साथ कैलकुलेशन करोगे तो जाहिर सी बात है कि ज़ीरो खा जाओगे। ओके, अब आता है कि भाई हमारी हमारी ज़िंदगी में दिन रात कैसे आती है, देखते हैं। तो देखो ये हमारी अर्थ है ना, और ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है। आपको पता है अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है, लेकिन अर्थ जिस एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है वो थोड़ा सा टिल्टेड है वर्टिकल से। कितना टिल्टेड है? 23.5 डिग्रीज टिल्टेड है। कुछ इस तरह से टिल्ट हुआ वो रोटेशन करता है। अब देखो ये अर्थ जो है वो कुछ इस तरह से रोटेट करती है अपने एक्सिस के अबाउट। तो जोन सी साइड सन के सामने आती है वहाँ पे दिन होता है, और जोन सी साइड सन के पीछे आती है वहाँ पे रात होती है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था। The earth is rotating about its own axis. The side of the earth facing sun has day, the side of the earth not facing sun has night. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीजन्स कैसे आते हैं। The earth is tilted on its axis, हमें पता है अर्थ टिल्टेड है ना, उस वजह से हमारे यहाँ सीजन आते हैं। मैं दिखाता हूँ, ठहरो ज़रा, बस इस चीज़ ध्यान से देखना, ठीक है। ओके, तो ये मैंने अर्थ को हाफ में तोड़ दिया, या ये मैंने अर्थ को तकरीबन हाफ में तोड़ दिया। ये इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटर है। ओके हो गया, अच्छा जी। और ये आपकी अर्थ का एक्सिस है। ये आपकी अर्थ का एक्सिस है। ओके, ये हिस्सा जो है ना इसे कहा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और इस हिस्से को कहा जाता है साउदर्न हेमिस्फेयर, और ये दरमियान वाला इलाका जो है ना इसे हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, अब नवंबर दिसंबर जनवरी के महीने में होता है क्या है कि जो साउदर्न हेमिस्फेयर होता है ना, क्योंकि अर्थ ऐसे टिल्टेड है और ये ऐसे ही रोटेट करी अपने एक्सिस के अबाउट, तो साउदर्न हेमिस्फेयर का फेस सन की तरफ आ जाता है, यानी यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा आती है। ये वाला फेस जो है ना वो सन की तरफ फेस करता है, साउदर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ फेस करता है। फिर जून जुलाई के महीने में क्या होता है, ये आपका इक्वेटर है और ये आपका वर्टिकल एक्सिस है। जो आपकी अर्थ जो है ना उस जो उसका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है वो सन की तरफ फेस कर रहा होता है। अब जोन सा हेमिस्फेयर सन की तरफ फेस करेगा वहाँ पे समर्स होते हैं, और जोन सा हेमिस्फेयर सन की ऑपोजिट फेस करेगा वहाँ पे विंटर्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाया, ये वाला हेमिस्फेयर सन की तरफ फेस करें, यहाँ पे समर्स होंगे, और ये वाला हेमिस्फेयर जो है वो दूसरी तरफ फेस कर रहा है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे विंटर्स होंगे। ठीक है, ये आपका एक्सिस है, राइट। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आपका एक्सिस है, ठीक है, ये आपका इक्वेटर है, और आप देखो कि ये वाली साइड जो है वो सन की तरफ फेस कर रही है। ओहो, ये वाली साइड, सॉरी नीचे वाली साइड, ये वाली साइड सन की तरफ फेस कर रही है, राइट, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे समर्स होंगे, समर्स, और यहाँ पे विंटर्स होंगे।
ठीक है। तो सीजन्स कैसे आते हैं? सीजन्स बेसिकली आते हैं अर्थ के टिल्ट होने की वजह से। जोन सा हेमिस्फेयर सन की तरफ टिल्ट होगा वहाँ पे समर्स होंगे, और जोन सा दूसरी तरफ टिल्ट होगा वहाँ पे विंटर्स होंगे। अब जनवरी फरवरी एंड देन नवंबर दिसंबर जनवरी में होता है क्या है कि हमारे यहाँ सर्दियाँ होती हैं लेकिन साउदर्न हेमिस्फेयर में गर्मियाँ होती हैं। फिर जून जुलाई में जो होता है हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मियाँ होती हैं, साउदर्न हेमिस्फेयर में सर्दियाँ होती हैं, ठीक है। और जब वो अर्थ हमारी इस पोजीशन में होती है ना, तो इस पोजीशन में क्या होता है कि ऑटम और स्प्रिंग होता है, ठीक है, स्प्रिंग एंड ऑटम। अच्छा, क्या ये चीज़ सबको समझ आ गई? इज इट क्लियर टू एवरीवन? कंफर्म करो। और एक और बात याद रखना, क्योंकि इक्वेटर जो है वो सेंटर में होता है, तो ये हर वक्त, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ठहरो ज़रा, बल्कि मैं एक डायग्राम बना कर दिखाया था, ठीक है। तो अज्यूम करो दिस इज़ योर सन एंड दिस इज़ योर अर्थ, जस्ट फॉर एन एग्जांपल अज्यूम दैट, ठीक है। अच्छा, अब देखो बात यह है कि हमारा जो वर्टिकल एक्सिस है कुछ इस तरह का होता है, ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है। लेकिन हमारी अर्थ जो है वो ऐसे रोटेट नहीं करती है, हमारी अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड है, अर्थ का जो एक्सिस है ना वो थोड़ा सा टिल्टेड है, ये है अर्थ का एक्सिस, ठीक है। और ये कितना टिल्टेड है? ये वर्टिकल से अराउंड 23.5 डिग्री टिल्टेड है, 23.5 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि हमारी अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है कुछ इस तरीके से, है ना। और इसके साथ साथ ये सन के अराउंड भी घूमती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, मैं इसकी दो पोजीशंस बना रहा हूँ, एक ये पोजीशन है और एक ये पोजीशन, ठीक है। और अब मैं इसके दो हेमिस्फेयर बना रहा हूँ, एक ये आ गया आपके हेमिस्फेयर, या कोई और कलर ले लेते हैं, ग्रीन से बना लेते हैं, ऑरेंज से बनाते हैं, ठीक हो गया। ये मैंने अर्थ को हाफ तोड़ दिया, ये मैंने अर्थ को हाफ तोड़ दिया, ओके। अच्छा, ये ऊपर वाला जो है इसे मैंने कह दिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और नीचे वाला साइड जो है अर्थ की ये होता है साउदर्न हेमिस्फेयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, साउदर्न हेमिस्फेयर। अब यूजली जनवरी जो आपके पास जून जुलाई का महीना होता है, जून जुलाई का जो महीना होता है, उस टाइम पे आप देखो कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो सन 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 की तरफ टिल्ट हुआ हुआ है, यहाँ पर धूप ज़्यादा आएगी, और साउदर्न हेमिस्फेयर में धूप कम आएगी। देख रहे हो? हमारे देखो, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है वो सन की तरफ टिल्ट हुआ है तो वहाँ पे धूप ज़्यादा आएगी, और साउदर्न हेमिस्फेयर सन से पीछे दूर टिल्ट हुआ है तो वहाँ पे धूप कम आएगी। तो जोन सा हेमिस्फेयर सन की तरफ टिल्ट होगा वहाँ पे गर्मियाँ होंगी, और जो पीछे की तरफ होगा वहाँ पे सर्दियाँ होंगी। अब जून जुलाई में हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान यहाँ पर है तो पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, सर्दियाँ होती हैं। लेकिन जो इलाके आपके सॉरी गर्मियाँ होती हैं, जो इलाके साउदर्न हेमिस्फेयर में होते हैं वहाँ पे सर्दियाँ होती हैं। अब दिसंबर नवंबर जनवरी के महीने में क्या होता है कि साउदर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ आ जाता है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पीछे की तरफ चला जाता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सर्दियाँ आ जाती हैं और साउदर्न में गर्मियाँ आ जाती हैं। ये चीज़ समझ आई? ज़ैनब, इज इट क्लियर नाउ? तो अर्थ के टिल्ट होने की वजह से क्या होता है कि आपके पास सीजन्स आते हैं। ये होता है तब जब आपके पास यहाँ पे दिसंबर या फिर नवंबर जनवरी। इज इट क्लियर नाउ ज़ैनब? समझ आया कि कैसे अर्थ के टिल्ट होने की वजह से वी हैव सीजन्स? चलो ठीक है, अगर नहीं है तो बताओ, आई विल एक्सप्लेन अगेन, ठीक है, ऑलराइट। अब एक और बहुत मज़े की चीज़ है, अब बात करते हैं मून की। तो मून क्या है? इट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट, मतलब हमने नहीं बनाई, खुदा ने बनाई है। और ये क्या करती है? ये प्लैनेट्स को ऑर्बिट करती है। हमारा अर्थ का भी एक मून है। आवर प्लैनेट हैज़ ओनली वन मून, एक ही मून है हमारे पास, सैडली। Moon orbits around the Earth as well orbits on its own axis.
बिल्कुल जैसे अर्थ अपने अराउंड चक्कर लगाती है ना, अपने एक्सिस के अबाउट घूमती है, बिल्कुल वैसे ही मून अपने एक्सिस के अबाउट घूमता है। ठीक है, और 27 डेज लगते हैं मून को पूरा चक्कर लगाने में, अर्थ के अराउंड भी और अपने एक्सिस के अराउंड भी। इसका मतलब क्या है समझना, ये चीज़ ध्यान से देखना, ज़रा मेरी बात देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये मून है ना, ये आपका मून है, दिस इज योर मून, जस्ट अ मोमेंट, ओके, दिस इज योर मून, राइट। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि मून आपका अर्थ के अराउंड भी घूम रहे हैं और अपने एक्सिस के अबाउट भी घूम रहे हैं। कहानी ये है कि भाई जितनी देर मून को अपने एक्सिस के अबाउट घूमने में लगती है, उतनी ही देर मून को अर्थ के अराउंड घूमने में लगती है। जैसे अगर ये मून अराउंड भी घूमते हैं और अर्थ के अराउंड भी चक्कर लगाते हैं, जितनी देर मून अर्थ के अराउंड चक्कर लगाने में लगाता है, उतनी ही देर मून अपने एक्सिस के अराउंड चक्कर लगाने में लगाता है। जैसे अर्थ के अराउंड एक चक्कर लगाने में इसको 27 डेज लग रहे हैं, तो अपना पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने में भी इसको 27 डेज ही लगेंगे। ठीक है, अब इसका नतीजा क्या हो पड़ता है, अभी यहाँ पे देखो, हमें पता है कि मून जो है वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, मतलब इसकी अपनी रोशनी नहीं होती है। तो जो हमें मून चमकता हुआ नजर आता है, वो रोशनी कहाँ से आती है, वो सन का रिफ्लेक्शन होता है। सन की लाइट जब मून पे पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाती है, तो हमें नजर आता है, हमें क्या होता है, नजर आता है। ठीक है, अच्छा, अब देखो बात यह है कि डिफरेंट पोजीशंस पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मून नजर आता है। कभी आपको पूरा मून नजर आता है, कभी आपको क्रीसेंट नजर आता है, कभी मून नजर ही नहीं आता है। तो ये कैसे होता है, ये देखो जरा यहाँ पे, ध्यान से मेरी बात समझना। ओके, तो ये आपके पास मून है, ये चीज देखना ध्यान से, दिस इज योर मून, राइट। और ये बिल्कुल सेंटर में, ये आपकी अर्थ है, ये आपका मून है, और ये आपका सन है, और आप यहाँ बैठे हुए हो, आप यहाँ बैठे हुए हो। अब सन से जो लाइट मून तक आ रही है ना, मून की ये वाली साइड चमक रही है। कौन सी साइड चमक रही है, ये वाली साइड चमक रही है, और आपको ये वाली साइड नजर आ रही है, ब्लैक वाली। तो पीछे की साइड आप नहीं देख सकते। ओके, तो जब मून बिल्कुल ब्लैक होता है, इसका मतलब ये है कि मून सेंटर में है, मतलब अर्थ यहाँ पे है, अर्थ और सन के सेंटर में है मून। फिर जैसे मून थोड़ा सा आगे जाता है, थोड़ा सा आगे जाता है, ओके, तो मून की स्टिल ये वाली साइड चमक रही होती है, लेकिन आप यहाँ बैठे होते हो तो आपको थोड़ा सा मून चमकता हुआ नजर आता है। इस मून को कहा जाता है वैक्सिंग क्रेसेंट। क्या कहा जाता है, वैक्सिंग क्रेसेंट कहा जाता है। फिर जब ये सी पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो आपको इतना हाफ मून नजर आता है। ये साइड चमक रही होती है ना, आधी, आधी पीछे होती है, वो नजर नहीं आती आपको। तो जब सी पोजीशन पे मून पहुंचता है, तो आपको हाफ मून नजर आता है, फर्स्ट क्वार्टर भी कह रहे हो इसको। ओके, फिर जब ये डी पोजीशन पे पहुंचता है, तो आपको वैक्सिंग गिबस, ये नाम याद करने हैं आपको, ये रट्टा मारना पड़ेगा, अफसोस से कहना पड़ रहा है। फिर जब ये यहाँ पर पहुंचता है, तो फुल मून पूरा ब्राइट नजर आता है। अब आप ये कहो कि भाई ये तो बिल्कुल सेंटर में नहीं आ गया, जो सन की रेज हैं वो तो अर्थ से ब्लॉक हो जाएंगे, तो फिर मून पे लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करेगी और हमें नजर कैसे आएगा। तो बात यह है, जैसे अगर ये सन, ये अर्थ है, ये सन है, जरूरी नहीं मून यहाँ पे होगा, मून यहाँ पे होगा, लाइट जाएगी मून पे, रिफ्लेक्ट करेगी और फिर आपको नजर आएगी। ठीक है, सो फिर जब ये एफ पे आएगा, फिर कम होना शुरू हो जाएगा वैक्स, फिर हो जाएगा वैनिंग है बस। फिर जब यहाँ पर आएगा, इसको थर्ड क्वार्टर कह सकते हैं, या फिर से हाफ मून कह दो। एंड देन जब एच पे आएगा, तो फिर वैनिंग क्रेसेंट, एंड देन अगेन जब बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, इसको कहेंगे न्यू मून। ये चीज़ समझ आ गई सबको, कंफर्म करो। ये छोटी सी चीज़ है इस चैप्टर में जो आपको रट्टा मारनी पड़नी है। काइंडली कंफर्म इफ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। सर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न के लिए अलग अलग होगा? बिल्कुल नहीं, एक ही होगा, सेम होगा मून। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के लिए भी और साउदर्न के लिए भी सेम मून होगा। अब एक बात देखना मेरे ध्यान से, मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। आपको पता है हम आज तक मून की सिर्फ एक ही साइड देख सके, हमने कभी मून की दूसरी साइड नहीं देखी है। बताता हूँ कैसे। जैसे अगर ये ऑर्बिट है ना, और बिल्कुल दरमियान में आपके पास अर्थ है एक, दिस इज योर अर्थ, ये आपकी अर्थ है, और यहाँ पे आपके पास प्यारा सा मून है।
वाइट कलर का, दिस इज योर मून। ओके, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ऑलराइट, अब देखो मून जो है वो स्फेयर है, ये है उसकी सामने वाली साइड, ये उसकी सामने वाली साइड है, और हमने हमेशा इसकी यही साइड देखी, हम कभी भी इसके पीछे वाली साइड नहीं देख पाए। रीज़न बताऊँ क्यों, देखना आप ज़्यादा ध्यान से। अब जस्ट फॉर अ मोमेंट ये समझो कि मैं मून को ना एक अलग शेप से रिप्रेजेंट करने लगा हूँ, एक ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करूँगा। एज्यूम करो कि ये आपका मून है, जस्ट फॉर अ मोमेंट, ये आपका मून है, ठीक है, ये आपका मून है। ओके, ये अपने एक्सेस के अबाउट भी घूम रहा है, यानी कुछ इस तरह से भी घूम रहा है, और अर्थ के अराउंड भी चक्कर लगा रहा है। ये तो पता है सबको, सबको पता है। जब ये मून जहाँ पर पहुँचेगा तो क्या होगा, देखना। जब ये मून एक क्वार्टर रोटेशन कंप्लीट कर लेगा, यानी यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो कुछ इस तरह का नज़र आएगा, कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। अब हुआ क्या है, ये ज़रा चीज़ ध्यान से देखना, ठीक है। इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 90 डिग्रीज रोटेट हुआ। अर्थ के अराउंड कितना रोटेट हुआ, अर्थ के अराउंड 90 डिग्रीज रोटेट हुआ, ठीक है। ओके, अच्छा, मैंने आपको शुरू में बताया कि जितनी देर ये पूरा चक्कर लगाने में लगाएगा, उतनी ही देर अपने एक्सिस के अबाउट एक चक्कर लगाने में लगाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आने में इसने अर्थ के अराउंड 1/4, कितना, 1/4 रोटेशन कंप्लीट कर ली है ना, 1/4 रोटेशन कंप्लीट कर ली है ना, तो इसने अपने एक्सिस के अबाउट भी 1/4 रोटेशन कंप्लीट कर ली है। पहले ये ऐसे था और अभी ऐसे हो गया, राइट। पहले ये ऐसे था, अभी ऐसे हो गया। ये कितना रोटेट हुआ, ये 90 डिग्रीज रोटेट हो गया, ठीक है। तो जितना अर्थ के अराउंड घूमा उतना ही अपने एक्सिस के अराउंड घूमा। अब हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, देखना। हाफ रोटेशन के बाद ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। हाफ रोटेशन के बाद ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। ओके, शुरू में कैसे था, शुरू में ऐसे था, बाद में कैसे हो गया, बाद में ऐसे हो गया। कितने डिग्रीज घूमा, 180 डिग्रीज घूमा। कितने डिग्रीज घूमा, 180 डिग्रीज, राइट। तो जितनी रोटेशन इसने अर्थ के अराउंड की, उतनी ही रोटेशन इसने अपने एक्सिस के अबाउट की। फिर जब यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंचेगा, तो इसने कितनी रोटेशन कर ली, शुरू में ऐसे था, ठीक है, और बाद में ऐसे हो गया। तो कितनी रोटेशन की इसने, 270 डिग्रीज। कितनी की, देखो ज़रा, 270 डिग्रीज रोटेट किया आपने एक्सिस के अबाउट, और उतना ही अर्थ के अराउंड किया, राइट। तो मतलब ये समझ लो, जिस स्पीड से ये अर्थ के अराउंड घूम रहा होता है, उसी स्पीड से ये अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा होता है। इसीलिए हमें इसकी हमेशा एक ही साइड नज़र आती है, पीछे वाली साइड कभी नज़र नहीं आई। समझ आया, इज इट क्लियर टू एवरीवन। ये चीज़ थोड़ी मुश्किल है समझाना, बट मेरे पास एक सिमुलेशन भी है, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर शॉर्ट बनाया था, मैं आपको क्लास का उसका लिंक शेयर करूँगा। अभी मुझे क्लियर करो, सबको समझ आ गया या नहीं। ओके, मनीषा को समझ आ गया, मरियम को समझ आ गया, सारा को समझ आ गया, ऑलराइट। तो बात यही है कि जिस स्पीड से ये अपने एक्सिस के अराउंड घूमता है, उसी स्पीड से अर्थ के अराउंड घूमता है, तो इसीलिए हमें इसकी हमेशा एक ही साइड नज़र आती है। ओके, अच्छा, अब थोड़ी सी गुफ्तगू सन के ऊपर भी कर लेते हैं कि भाई सूरज क्या है। तो सूरज जो है ना, सन इज़ अ मीडियम स्टार,
या स्मॉल स्टार कह सकते हो। मतलब सन से भी बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं। सन तो बहुत छोटा है, सन से बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं इस यूनिवर्स के अंदर। इट इज़ मेड अप ऑफ 75% हाइड्रोजन। इसके अंदर 75% हाइड्रोजन है, 24% हीलियम है और 1% दूसरे एलिमेंट्स हैं। अब क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा होता है उससे कहा जाता है फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन में दो हाइड्रोजन के एटम्स, दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस मिल के एक हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं, है ना? ठीक है। और सन से जो एनर्जी हमारी अर्थ तक आती है उसमें 40% विजिबल लाइट होती है, 50% इंफ्रारेड होती है और 10% यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज। ये बनेंगे इंशाल्लाह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ठीक है। और सन का जो मैस है, एस्टिमेटेड मैस जो है वो 2 × 10⁻30 kg है। और इसको हम सोलर मैस भी कहते हैं, क्योंकि पूरे सोलर सिस्टम का, यानी सोलर सिस्टम में सन है और प्लैनेट्स हैं, पूरे सोलर सिस्टम का 99.886% मैस सन का है और बाकी बचा 0.14% मैस जो है वो बाकी प्लैनेट्स का है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, जो भी चीज़ आती है। और सन एक सेकेंड स्टार है, इसका मतलब क्या ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बताओ कोई मसला है अभी तक? अभी तक हमने जितना पढ़ा सबको समझ आ गया? कोई सवाल यहाँ तक? हमने पढ़ा कि भाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, ऑर्बिटल स्पीड कैसे निकालते हैं, लाइट ईयर क्या होती है, डे एंड नाइट कैसे आता है, सीजन्स कैसे आते हैं, मून्स की डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी हमने, मून कैसे हमें सिर्फ एक ही साइड मून की नज़र आती है, और फिर सन के बारे में हमने पढ़ा।